सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो बातचीत का सिलसिला जुड़ रहा था उसमें ये कि जो एग्जिट पोल में जो एवरेज दिख रहा था वो 96 जेडीयू प्लस, आरजेडी का 131, आरजेडी प्लस में जो 131 और अन्य का 16 दिख रहा था। और ये एक अनुमान है, ये एक एवरेज है जिसपे तमाम सारी बातें हो रही थी कि आखिर कहां पे कौन सी चीज है जो इस अनुमान में जो इनकी फिगर यहां पे पहुंच रही है और आपकी फिगर कम नजर आ रही है। एक प्रतिक्रिया बीजेपी से फिर से और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, देखिए, केवल एक सर्वे एजेंसी के माध्यम से आपने महागठबंधन को 180 दिखाया है, जिसके कारण जो अनुमान है जो दिखा रहे हैं 131 और 96। राइट। मुझे लगता है जब उसका जो है से बाकी सब में जो है से इक्वल नजर आ रहा है, तो 2-4 सीटों का अंतर। हाँ जी जी, आई एग्री है कि उसमें भी परिवर्तन होगा। हाँ। और मुझे पूरा विश्वास है, बिहार की जनता पर विश्वास है। हमको जितना हम लोगों ने काम किया है, एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए काम किया है, उस पर भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में की होगी। जब ईवीएम खुलेगा निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार बनेगी। डॉक्टर नियोरा, एक बात बराबर लगातार कही जाती रही पूरे चुनाव में, और वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो थी चिराग पासवान को लेकर। लगता है कि उसका भी नुकसान हुआ। लेकिन एक खबर आ रही, मैं उससे पहले उस तरफ रुक करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है मधुबनी से आ रही है, आगजनी की एक खबर है। चुनाव के बाद कुछ वहां पे हिंसा या आगजनी कुछ बात हुई है, जिसमें कि हम अपने सहयोगी चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहेंगे जो कि फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ थी घटना और क्यों ये जो आगजनी हुई वो इसका क्या कारण था? चुनाव के बाद कैसी स्थिति थी और ये कौन लोग थे? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? चंद्रमोहन, ये जो दृश्य है आप देख रहे हैं उसके बाद, चुनाव के बाद का ये ग्रामीण इलाका है जहां पे ये हुआ है, घटना हुई है। मधुबनी का ये इलाका जहां पे अब से कुछ देर पहले चुनाव जब खत्म हुआ है उसके बाद यहां पे आगजनी और कुछ लड़ाई झगड़ा, उसके बाद आग लगा दी और ये पथराव की भी कुछ बात सुनने को आई है। लेकिन अभी पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े। और 2 लोग जख्मी की भी खबर आई है। गाड़ी के फूके जाने की भी, सरकारी वाहन के फूके जाने की भी खबर है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मधुबनी की यह घटना जहां पे चुनाव के बाद हिंसा हुई, जिसमें सरकारी वाहन को आग लगाने की भी घटना है। ये वही दृश्य आप जो देख रहे हैं। उसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का बिंदु बना रहा वो ये कि नीतीश कुमार ने जो आखिरी चरण से पहले अपनी बात कही कि हम चुनाव ये मेरा आखिरी है, लेकिन उसके बाद एक प्रतिक्रिया आई आज, और वो तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे की। तो उन्होंने कहा कि अगर वो केंद्र की तरफ रुख करना चाहेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद फिर एक बार पैनल की तरफ रुख करते हैं। अश्विनी चौबे क्या कहते हैं? इसलिए नीतीश कुमार जी को मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है कि जब हमारी सरकार बन रही है अब वो जैसा उचित समझेंगे। एनडीए के नेता, व्यक्तिगत मत है कि चुने हुए लोगों में कोई मुख्यमंत्री चुनेंगे और उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या सवर्ण वर्ग का हो, कोई अति पिछड़ा में से मुख्यमंत्री। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर आने की बात होगी तो केंद्र में भी जा सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब ये आपकी निजी राय है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है सरकार तो एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी अपना उत्तरदायित्व किन्हीं को सौंपते हैं तो मैं उस हालत में मैंने कहा कि ऐसे लोग जो चुने हुए लोगों में कोई अनुसूचित जाति या हमारे सवर्ण वर्ग का हो, उनको अगर मुख्यमंत्री पद का वो चुनते हैं योग्य व्यक्ति को, और उप मुख्यमंत्री पद का जो योग्य व्यक्ति में से कोई अति पिछड़ा का आता है, जो बिहार के लोग जैसा पसंद करेंगे, तो वो उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर निर्भर करता है, एनडीए के नेताओं पर निर्भर करता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और जो हमारे दल ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, अब ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी मौजूद हैं। शेष नारायण जी से एक टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे। शेष नारायण जी, इसका क्या मतलब हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मैजिक फिगर है इसको देखकर कहीं अनुमान, या इससे पहले सुगबुगाहट शुरू हुई है नीतीश कुमार जी को लेकर, या नीतीश कुमार जी की जो
मुख्यमंत्री बनने को लेकर जिसमें कहा जा रहा है कि महादलित या अनुसूचित जाति या सवर्ण या यानी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनमें से कहीं से कोई मुख्यमंत्री बन रहा हो और उनके नाम पर सहमति बनाकर कहीं मुख्यमंत्री की बात हो और नीतीश जी के लिए केंद्र की तरफ बात हो, तमाम बातें निकल सकती हैं। शेष नारायण जी, इसको लेकर क्या अनुमान हो सकता है? ये बातें तो अश्विनी चौबे बेचारे को क्या मालूम, हो तो वहां तय होंगी। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री ऑफकोर्स ये लोग तय करेंगे, इनको बेचारे को क्या मालूम। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार से के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और बहुत दिनों के संबंध हैं। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पे जब बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हुए तब से संबंध है। शरद यादव कन्वीनर रहे और ये भी रहे, तो उनका जेडीयू का बहुत अच्छा संबंध है। और अब जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित रूप से सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो गठबंधन का चिराग पासवान ने किया है इसमें दो राय नहीं। और मायावती और ओवैसी की जो ड्यूटी लगाई गई थी वो लोगों को काम पूरा नहीं कर पाए ठीक। तो चिराग पासवान को अब वहाँ उनके पिताजी की जगह खाली हुई है, तो जाहिर है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए वहाँ क्यों रहेंगे जब यहाँ हमारी भद्रा उतार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो वैकेंसी है वो नीतीश कुमार को सम्मान देना चाहेंगे। वे लालू की सरकार को, ये अपनी सरकार को तोड़ के यहाँ आए 2 साल, पौने 2 साल उनके साथ रह के, और इतना लंबा साथ है, तो आज भी इनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उनको सम्मान देने की गरज से, क्योंकि अगर सरकार यहाँ न बनी तो नीतीश कुमार को वहाँ सम्मान देने का आइडिया ठीक लगता है। वो एक उनका विचार है, उन्होंने खुद भी कहा। हालांकि डिसीजन लेने की उनकी हैसियत है, बेचारे वो डिसीजन लेंगे, भले आदमी हैं, लेकिन ये है कि एक संभावना पे विचार किया जा सकता है। और जहाँ तक एनालिसिस की बात है, रोजगार आप सुन रहे थे, हर जगह मुद्दा था। विक्रांत ने और अरुण सिंह ने जो बातें कही हैं, उन दोनों बातें से समय ज़्यादा न लेते हुए मैं अपने को एसोसिएट करता हूँ, और ये मेरी भी समझदारी बिहार के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी शेषनारायण जी, बिल्कुल। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, वो बात थी मुख्यमंत्री को लेकर, जिसको कि उनका अपना, शेषनारायण जी का अपना मत था कि चौबे जी को क्या पता हो सकता है, ये तो फैसलाबाद की बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात डॉक्टर नेहोरा मैंने पहले कही थी, और वो ये थी कि क्या चिराग पासवान का जो कंफ्यूजन बना उससे भी नुकसान हुआ होगा? देखिए, थोड़ा फर्स्ट फेज में तो नुकसान हुआ ही है। आप मानते हैं कि चिराग पासवान की वजह से नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि चिराग पासवान से जेडीयू इस वक्त कहती है कि नुकसान हुआ होगा, और ये नुकसान हुआ फर्स्ट फेज में। जो बीजेपी का वोट था जी, उसी जाति के प्रत्याशी को उन्होंने खड़ा किया। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ी क्षति हुई, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज में लोग संभल गए। और मैं दावे के साथ अभी भी कहता हूं कि दूसरे या तीसरे फेज मिला करके हम बहुमत में आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर नेहोरा जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि चिराग पासवान से फर्स्ट फेज में जो कंफ्यूजन बना उससे नुकसान हुआ होगा। लेकिन अगर लड़ाई, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर पहले कह रहे थे, बड़ी क्लोज कंटेस्ट है, तो ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर कह रहे हैं फर्स्ट फेज में नुकसान हुआ है, और आप ये बार बार कह रहे हैं कि बड़ी क्लोज कंटेस्ट है, क्योंकि सर्वे भी ज्यादातर ये दिखा रहे हैं कि क्लोज कंटेस्ट है, तो चिराग पासवान से नुकसान हुआ। देखिए, अब उन बातों के पीछे नहीं जाना है जिस इक्वेशन के आधार पर, क्यों चुनाव का विश्लेषण तो करेंगे ना, हार जीत का जो भी होगा, चाहे जीतेंगे तब भी, चाहे हारेंगे तब भी। जिस गठबंधन के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है, हम बेहतर तरीके से पूरे समन्वय के साथ हमने लड़ा है। लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया, वहां निश्चित तौर पे हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां गए, उनके साथ गए, जिससे कहीं न कहीं परेशानी हम लोग को पैदा हुई। लेकिन बाद में हम लोगों ने उनको निकालने का भी काम किया, जो पार्टी के लोग थे उनको, और हम लोगों ने उसका सफाई भी दिया कि हमारा गठबंधन सीधा, जिस प्रकार से उन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया कि हम भाजपा एलजेपी की सरकार बनाएंगे, लगातार हमारे नेताओं ने उस कंफ्यूजन को दूर किया कि हमारा गठबंधन केवल एनडीए गठबंधन है जो चुनाव। लेकिन आप मानते हैं थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा, थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, कार्यकर्ता गया उधर। मैं मानता हूं कि हमारे कुछ कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता थे, पहले से काम कर रहे थे, जिन्होंने हमने टीम बनाने का काम किया था, बूथों पर सप्तऋषि बनाया था, कई सारे टीम बनाए थे, बूथ कमेटियां बनाई थी, उसमें से अगर कुछ कार्यकर्ता अगर डिवीजन होंगे तो इसका नुकसान तो होगा ही। जी, और ये बड़ी बेहद महत्वपूर्ण बात है। जब बात हो रही थी एलजेपी से, तो एलजेपी ने यह बात कही कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ
नीतीश कुमार को हराना है। जो एनडीए का घटक हो और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक ये बार बार कहे कि नीतीश को हराना उनका एक बहुत महत्वपूर्ण ध्येय है, तो ये निश्चित तौर से डॉक्टर निहोरा कह रहे हैं कि उसका नुकसान हुआ है। और बीजेपी ये कहती है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का दिखाई पड़ा, उनके कार्यकर्ता भटके, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि इनकार नहीं किया जा सकता और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना जिसको कि नोट किया जाना चाहिए। जी मैं तो इसमें यह कहना चाहूंगा कि ये एलजेपी जो है वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन था, बीजेपी का चेहरा उसके पीछे था और पूरा ये जो ताना बाना बुना गया था वो ये बुना गया था, बीजेपी का एक ही मकसद था किस तरह से नीतीश कुमार जी को हराना है। बीजेपी का उसमें सफल हुए, इसके लिए उनको बधाई। बीजेपी का मकसद था कि नीतीश जी को हराना है और उन्होंने हराया, वो स्पष्ट है। एनीवे, वो तो ये सिर्फ एक अनुमान है, अनुमान के बाद की बात है। जी मैंने इसी के लिए थोड़ी देर पहले कहा था जी कि बहस ये होना चाहिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना है, इसमें तो कोई शक बचा ही नहीं अब, लेकिन अपोजिशन लीडर कौन होगा इस पे बहस होनी चाहिए। क्या भाजपा अब नीतीश कुमार को अपोजिशन लीडर बनाएगी? जी 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 नहीं, ये मुगालते में है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। ये एग्जिट पोल है, अनुमान है, और करें कि सरकार बन गई, इनको 10 तारीख को पता चलेगा, ये कहीं नहीं रहेंगे। सरकार तो इनकी बनने वाली नहीं है। बिहार की जनता बहुत जो ऐसे होशियार है और बहुत सोच समझ करके फैसला लेती है। बिहार की जनता जब ईवीएम पर बटन दबाने गई होगा, निश्चित तौर पे उसने फैसला लिया होगा और बिहार के हित में फैसला लिया होगा, एनडीए के पक्ष में फैसला लिया होगा। डॉक्टर निहोरा आपको उसमें सर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर निहोरा, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ही बनेंगे, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ही बनेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि बात हो रही थी चिराग पासवान को लेकर और कंफ्यूजन की बात हो रही थी, क्या ऐसा था, ऐसा लगता है कि शुरुआती जब टिकट बंट रहे थे या उससे जो प्री अलायंस की बात हो रही थी या बातचीत का बहुत प्रारंभिक स्तर था, वहां पे सेटल किया जाना बहुत जरूरी था चिराग पासवान को? अब वो सब बातें खत्म हो गई, अब उस पर चर्चा करना बेकार है। अब परिणाम पर आइएगा, अब परिणाम में हम बिल्कुल जानते हैं कि एनडीए के पक्ष में ही परिणाम होगा। देखिए, बीजेपी ने भी काफी मेहनत किया, सारे केंद्रीय नेता एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जोर प्रयास किए और उसका प्रतिफल हम लोग को मिलेगा। 12 रैलियां तो प्रधानमंत्री की हैं। जी 12 रैलियां प्रधानमंत्री ने किया और उसका असर भी पड़ा और उनके सभाओं में बड़ी संख्या में लोग आते थे और उत्साह में भी आते थे और उन्होंने साफ तौर पे लोगों से कहा कि बिहार के विकास और बिहार की विकास की गति को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार आवश्यकता है। बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। जी, तेजस्वी की रैलियां, तेजस्वी की रैलियों में भीड़ और वो तमाम सारी बातचीत और क्रेज दिख रहा था। हमारे पटेल भाई ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में जो भीड़ उमड़ती थी, मैं सिर्फ कहूँगा ग्राउंड सिचुएशन रिपोर्ट आपके पास भी है जी। आप प्रधानमंत्री को एक मीटिंग ऐसी दिखा दीजिए जिसमें तेजस्वी की आधी भीड़ भी वहां पहुंची। आपका कहना है कि आधी भीड़ भी नहीं थी? जी ऑफ कोर्स सर, प्रधानमंत्री की रैलियों में सब भीड़ आती थी और उनके सभाओं में हुल्लड़ भीड़ आती थी, केवल देखने के लिए आती थी। और कौन व्यक्ति है जो इतने कम उम्र में इतने घोटाले किए हैं, इतनी संपत्ति बनाए हैं, इसलिए लालू जी की भी सभाओं में लोग जाते थे, भीड़ लगती थी, लेकिन मनोरंजन के लिए लोग जाते थे। तो उसी प्रकार से उन्हीं के बेटे थे, उनको देखने के लिए लोग जाते थे, उनको वोट के रूप में परिवर्तन करने के लिए नहीं जाते थे। जी जी आनंद जी, देखिए ये मुगालते में है, समय जो है वो आ गया है और सच्चाई ये है कि जिस तरह से जो इस बार आपका भी खाता खुल रहा है। आपको ये बता दें, सच्चाई ये है कि महागठबंधन के पक्ष में बयार उसी दिन बह गई थी जिस दिन जो है चुनाव की घोषणा हुई थी, लोगों ने मन बना लिया था और उसका रिजल्ट भी आएगा। हम ये देखिए, इसको देख के हम लोग मुगालते में नहीं है, जो सच है वो बता रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं कि किस तरह से लोग हुए। और इस चुनाव में कांग्रेस का, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी सरकारें रही हैं यहाँ पर, इस चुनाव में आपको गेन क्या है मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस एज अ पार्टी गेन क्या है? मैं बता दूं, कांग्रेस जो है वो 45 से 50 सीटों के बीच आ रही है 70 में। 45 से 50? 45 से 50 के बीच में कांग्रेस आ रही है, ये भी आप देख लीजिएगा। और जेडीयू? जी अब वो लोग देखिए ना, वो लोग हाशिए पे जा रहे हैं। और आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिला के 100 और ये हमारे जो लेफ्ट है, तीनों मिला के हम लोग 180 आ रहे हैं। आप 180 आ रहे हैं? एक बात जी डॉक्टर नहीं हो रहा। एक बात मैं बता दूं जी, 10 को आप देखिएगा, मैं यहीं रहूंगा। कांग्रेस 27 सीट उनका एमएलए था, 27 भी बचा पाए तो बहुत मुश्किल है। और आरजेडी का 80 सीट था,
80 भी बचा पाए तो बहुत बड़ी बात हो। अनवर साहब, देखिए, अगर इनका कोई अलायंस या पैक्ट ये ईवीएम से नहीं है, तो ईवीएम का अभी भी जादू है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 10 तारीख को ईवीएम पर आरोप लगाएंगे कि बदल गया, ईवीएम में कुछ जो ऐसे टेक्निकल फॉल्ट था, छेड़छाड़। अनवर साहब, अब तो ईवीएम की बात कहना छोड़िए, अब तो आपको सर्वे में भी सारी चीजें दिखा रहे हैं आपको। सर्वे में हम पहले से ये जान रहे हैं। साफा आपके सर पे बांधने की बात कह रहे हैं वो तो। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बात कह रहे हैं उसके पीछे कहीं इनको कोई इसका आभास तो नहीं है कि हमारी लीडरशिप ने कहीं न कहीं ईवीएम से कुछ समझौता, कुछ पैक कर रखा होगा। इसी आभास पे अपना चलिए इसी नोट पे छोड़ते हैं। लेकिन जेडीयू का जो मैजिक फिगर 96, आरजेडी का 131, अन्य 16, ये सर्वे है, ये एक अनुमान है, लेकिन सही फिगर 10 तारीख को, और जो कि न्यूज 18 इंडिया सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे तेज आपके सामने लेकर आएगा। हमारे सहयोगी लगातार आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन अभी बस सिर्फ इतना, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।